धूपपुर गांव पिछले कुछ वर्षों से भीषण गर्मी की चपेट में था। सूरज की जलती किरणें हर चीज को लू की तरह महसूस कराती और बेतहाशा तपती धरती पर कोई भी राहत नहीं थी। तालाब सूख चुके थे, पेड़ भी सूखकर कागज जैसे हो गए थे और हर किसी की आंखों में जलन थी। लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ छांव की तलाश में इधर उधर भागते रहते थे, लेकिन फिर भी ताजगी का कोई नाम नहीं था। इसी समय की बात है जब बूढ़ी रत्ना काकी, जो उम्र दराज और अनुभव से भरपूर थी, अपनी परेशानियों के साथ मुखिया के घर पहुंची। उनका चेहरा चिंता से भरा था। मुखिया से रत्ना काकी ने गंभीरता से कही, आखिरकार कब तक हमारा धूपपुर गांव यूं जलता रहेगा? अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मुखिया, जो खुद भी गर्मी से परेशान थे, बोले, पिछले साल भी गर्मी थी रत्ना काकी, लेकिन इतनी भीषण नहीं। इस बार तो जैसे सूरज खुद हमें जलाने पर तुला हुआ है। हमारे गांव का जमींदार तो सरकार से बड़ा रसूखदार है, क्या उसे कुछ कहकर मदद करवा सकते हो? तुम कहती हो तो जाऊंगा, लेकिन जानती हो ना, वो जमींदार लालची है। देखते हैं क्या कहता है। अगली सुबह मुखिया भारी मन से जमींदार की हवेली की ओर गया। उन्होंने सोचा था कि शायद कुछ मदद मिल जाए, लेकिन जमींदार का रवैया और भी अधिक निराशाजनक था। जमींदार ने उन्हें तिरछी नजर से देखा और कहा, आओ मुखिया, बोलो कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, गांव में इतनी गर्मी हो रही है, आप सरकार से बात करते तो गांव वाले को कुछ मदद मिल पाती। सरकार तुम्हें झोपड़ी में कूलर लगवाएगी, ऐसी क्या? राशन मुफ्त में दे रहा है, यही बहुत है। आपके जैसे लोग तो ठंडी हवाओं में बैठे रहते हैं। आपको क्या मालूम कि किसान, बच्चे, बुजुर्ग इस गर्मी में कैसे जी रहे हैं। मुखिया वहां से चला जाता है और सीधे रत्ना काकी के घर की ओर जाता है। जब रत्ना काकी ने उन्हें देखा तो उनकी आंखों में सब कुछ समझने का आभास था। रत्ना काकी ने कहा, जमींदार ने साफ मना कर दिया ना, तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ कह गया मुखिया। मुझे तो पहले ही पता था, मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए वहां चला गया था। मुखिया वहां से चला जाता है। रत्ना काकी की आंखें भर आईं। उनकी पोती 20 साल की वसुंधरा, जो बहुत संवेदनशील थी, कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा तपती गर्मी से लाल हो गया था। दादी, कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, न हवा थी न चैन, बहुत गर्मी लग रही थी। बिटिया, हम गरीबों के नसीब में तो गर्मी के तपते थपेड़े ही लिखे हैं। लेकिन दादी, ये गर्मी सिर्फ हमारे गांव में ही क्यों है? जब गांव की सीमा से बाहर जाते हैं तो गर्मी कुछ कम महसूस होती है। मेरे बचपन में हमारे गांव में हरियाली ही हरियाली थी, गर्मी बहुत कम पड़ती थी। फिर एक दिन एक साधु आया, उसके पास एक चमत्कारी मणि थी। उस समय के जमींदार के पूर्वज धीरेन्द्र प्रसाद चौधरी ने उस साधु से वह मणि चुपके से चुरा ली। अरे वाह, मणि चुरा ली मैंने। अब कोई अच्छी सी जगह देख के इसे गाड़ देता हूँ। और गांव के किसी कोने में गा दी। अगले दिन साधु ने गांव को श्राप दे दिया कि जब तक मणि नहीं लौट आई जाएगी, तब तक यह गांव गर्मी की आग में जलता रहेगा। वसुंधरा सोचने लगी और बोली, फिर श्राप मुक्त कैसे होगा ये गांव? रत्ना काकी ने कही, वह साधु ने कहा था कि मणि को वही इंसान खोज सकता है
जिसका मन लालच से मुक्त हो और जो दूसरों के प्रति दया का भाव रखता हो। वसुंधरा के मन में यह कहानी गहरे तक बैठ गई थी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी अतुल से इस बारे में बात की। अतुल, दादी ने जो बताया वह अजीब था, लेकिन मैं उन्हें झूठा नहीं मानती। तुमने सुना है इस मणि के बारे में? मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है। तुम 20 साल की हो गई हो वसुंधरा, और आज भी इन दादी नानियों की कहानियों पर विश्वास करती हो? मुझे यकीन है कि कुछ तो है। चलो चलो, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। बोल के अतुल चला जाता है। अतुल, जो पहले बहुत संकोच कर रहा था, अतुल को एक सपना आता है। वह सपने में एक बंजर जमीन देखता है, जहां एक पेड़ के नीचे एक चमकती हुई मणि रखी है। वसुंधरा, कल रात को मैंने एक सपना देखा। पेड़ के नीचे चमकती हुई मणि रखी हुई है। मैंने बोला था ना अतुल, कुछ तो है। चलो मणि खोजते हैं। अतुल और वसुंधरा ने गांव के बाहर की उस बंजर जमीन को खोजना शुरू किया। घंटों के बाद उन्हें वही स्थान मिल गया। वहां एक अकेला वृक्ष था और चारों ओर सूखी मिट्टी थी। देखो वसुंधरा, ये वही स्थान है जो मैंने रात को सपना में देखा था। वसुंधरा ने उत्साहित होकर कही, यहाँ फौरन खुदाई शुरू कर देती हूँ। कुछ देर बाद उसकी कुदाली किसी ठोस चीज से टकराती है। मिट्टी हटाने पर एक चमकती हुई मणि सामने आती है। जैसे ही वसुंधरा उसे छूती है, एक तेज धमाके जैसी आवाज आती है और देखते ही देखते वहां विशाल इग्लू उग आते हैं। अतुल और वसुंधरा दंग रह जाते हैं। अतुल और वसुंधरा इग्लू के अंदर जाता है और देखता है इग्लू के अंदर छोटे छोटे घर जैसे बने होते हैं, जिसमें खाना बनाने की जगह, बर्तन, पानी, बाथरूम सब कुछ मौजूद था। अरे वाह, ये तो जादू है। इसके अंदर तो सब कुछ है। हमें तुरंत गांव वाले को बताना चाहिए। वसुंधरा और अतुल गांव वापस लौटते हैं और मुखिया, रत्ना काकी और कुछ अन्य गांव वालों को घटना बताते हैं। जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो वे इग्लू देखकर हैरान रह जाते हैं। मुखिया ने कहा, यह तो अद्भुत है। हर इग्लू में एक परिवार आराम से रह सकता है। यह तो किसी वरदान जैसा है। गांव वाले खुशी से उछल पड़े। अब उनकी गर्मी से राहत पाने की उम्मीद जागी थी। फिर एक वृद्ध साधु वहां प्रकट होता है। बेटी वसुंधरा, तुम्हारी नीयत सच्ची है। अब इस गांव को श्राप से मुक्त करने का समय आ गया है। तुम्हें हर दिशा में खुदाई करनी होगी और हर मणि को वहां रखना होगा जहां यह चुराई गई थी। तभी जाकर पूरा धूपपुर गांव इग्लूपुर में बदल सकेगा। गांव वाले मिलकर खुदाई करने में जुट गए। जैसे जैसे मणि जमीन में रखी जाती, वैसे वैसे इग्लू उगते गए। देखते ही देखते पूरा गांव इग्लू से भर गया। अब इग्लूपुर सिर्फ एक जगह नहीं, एक नई सोच, एक नई उम्मीद और न्याय की कहानी बन चुका था। सूरजपुर गांव काफी हरा भरा था। वहां के लोग कुदरत के दिए हुए उपहारों की इज्जत करते थे। गांव में एक बरगद का पेड़ था, जिसे वहां के लोग ईश्वर की तरह पूजते थे। शांति काकी,
जो कि गांव की प्रधान थी, वो और कमला बरगद की पूजा कर रहे थे। इस बरगद देवता ने आज तक हमारे गांव को काफी कुछ दिया है, गांव की रक्षा की है और इसे संभाला है। सही कहा काकी, हमारे लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जिंदगी है। जब मैं बच्ची थी ना, तब से एक कहानी सुनती आ रही हूँ। इस पेड़ के नीचे एक साधु ने सूर्य देव की तपस्या की थी। तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था। जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे सूर्य देवता की तपस्या कर रहे साधु की जब तपस्या पूर्ण हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। हे सूर्य देवता, आपकी साधना करके मैंने आपको प्रसन्न किया है। अपने आप से प्राप्त हुई शक्तियों का उपयोग मानव कल्याण के लिए करूंगा। इस बरगद के पेड़ ने मुझे धूप और बारिश से बचाया है। मैं इस बरगद के पेड़ को आशीर्वाद देता हूँ कि लोग इसका सम्मान करेंगे और इसे पूजेंगे। अगर किसी ने इसे काटने की कोशिश की तो इस जगह से धूप गायब हो जाएगी और इस जगह का सूरज बर्फीला हो जाएगा। बस यही आशीर्वाद देकर साधु यहाँ से निकल गए। बाद में जब यहाँ गांव बसा और लोग आए तो इस पेड़ को पूजने लगे। कहते हैं हमारे गांव में जो भी मंगल कार्य होते हैं इसी के बदौलत होते हैं। बरगद का यह पेड़ सूरजपुर वासियों के लिए भगवान से कम नहीं था, इसलिए गांव में इसे लोग काफी मानते थे। लेकिन एक दिन शांति काकी रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने देखा, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? बरगद के पास एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था। प्रशासन अधिकारी कुमार वहां खड़ा था। देखिए, आपके गांव का विकास हो रहा है। आपके गांव में अब जो रास्ता बनेगा वो सीधा हाईवे के साथ जुड़ेगा। आपको अब शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे लेकिन ये अनुमति किसने दी आपको? मैं गांव की प्रधान हूँ। हमारे पंचायत में कोई ऐसे ऑर्डर का लेटर नहीं आया है। हमने तो भेजा था। अब आपके पास नहीं आया तो क्या करें? आपने देखकर अनदेखा कर दिया होगा। हमें क्या पता। जाइए, हटिए, अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं? ये पेड़ हमारी गांव की जान है, ये हमारा भगवान है, हम इसे पूजते हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं अभी गांव वालों को बुलाती हूँ। गांव वाले जब बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुए तो कुमार का विरोध करने लगे। देखो साहब, हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन तभी प्रधान पद का लालची देवेंद्र बोल पड़ा, जो कि शांति काकी का विरोध ही था। अरे तुम लोग रुक जाओ, पेड़ काटने का सरकारी ऑर्डर आया है और उससे छेड़खानी करना मतलब कानून हाथ में लेने जैसा है। हाँ, समझा दो अपने लोगों को। आज तक मेरे काम में किसी ने भी टांग डालने की हिम्मत नहीं की है। वही तो समझा रहा हूँ सर, इन लोग है कि समझते ही नहीं है। देवेंद्र भाई, आप तो कम से कम ऐसा मत बोलिए। ये हमारे बरगद की पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। सरकारी काम में टांग डालना कानून हाथ में लेने जैसा है। जल्दी हट जाओ, नहीं तो तुम पे भी कानूनी कार्रवाई होगी। आपको जो करना है करे, हम इस पेड़ को कटने नहीं देंगे। अगर इसे कोई काटेगा तो हम उसे काट देंगे। शांति काकी की ये बात सुनकर कुमार डर गया। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों में फिर से कोर्ट के ऑर्डर और पुलिस के साथ आऊंगा। उस दिन देखता हूँ कि तुम लोग कैसे इस पेड़ को बचाते हो। पेड़ की टूटी हुई टहनी को देखते हुए शांति काकी ने कहा, इन लोगों ने आखिरकार हमारे पेड़ की टहनियाँ काट ही डाली। काकी अब क्या करे? वो लोग तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ दिनों बाद वो फिर से पुलिस के साथ आएंगे, तब क्या करेंगे? उनसे हम कैसे न कैसे लड़ ही लेंगे। मुझे चिंता हो रही है। इस गांव पर आने वाले विपदा को लेकर अगर उस साधु का आशीर्वाद सच निकला तो हे ईश्वर, मेरे गांव को बचा ले। देखो भाइयों और बहनों, यहाँ पर आए प्रशासन अधिकारी हमारा बरगद का पेड़ काटना चाहते हैं। हमें कुछ करना होगा। वो अफसर हमें कानून का जोर दिखा रहा है,
तो हमें भी कानून की मदद से ही ये लड़ाई लड़नी होगी। बरगद के पेड़ को कटने से अगर कुछ बचा सकता है तो वो गांव की एकता ही है। हम सब प्रशासन को हमारे इस पवित्र पेड़ को नहीं काटने की विनती करेंगे। शांति काकी, गांव के लोगों को मूर्ख मत बनाइए। क्या हम लोग बोलेंगे पेड़ मत काटिए तो प्रशासन मानेगा? देवेंद्र जी, आप तो शांत ही रहिए। गांव के लोग कहेंगे कि पेड़ को नहीं काटते हुए भी रास्ता बन सकता है, तो क्या प्रशासन मानेगा नहीं? जरूर मानेगा। गांव वाले तो तैयार हो गए, लेकिन देवेंद्र कुमार जी के ऑफिस के केबिन में पहुंच गया। देखिए सर, अगर वो लोग सरकार को अर्जी डालेंगे तो पेड़ कटेगा ही नहीं। अरे उनकी अर्जी की ऐसी की तैसी, उन्होंने मेरे काम को रोककर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कल ही मैं पुलिस और अपने लोगों के साथ वहां जाता हूं। अगर कोई बीच में आया तो उसे पुलिस देख लेगी। जी सरकार, आप आइए, गांव वाले को मजा चखाइए। दूसरे दिन जब कुमार जी अपने लोगों के साथ पेड़ काटने पहुंचे, नहीं, हम आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। देखिए, हमारे पास ऑर्डर है कि ये पेड़ हम काट सकते हैं। आप अगर बीच में आए तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। लेकिन हमने अर्जी की है कि ये पेड़ काटे बगैर आप रास्ता बनाए। देखिए, ये सब हमें नहीं पता। आप हमें अपना काम करने दीजिए। शांति देवी, आखिर क्यों आप गांव का विकास होने नहीं दे रही हैं? अरे, गांव का विकास करने के लिए ही मैं प्रधान बनी हूँ। इस पेड़ को अगर काटोगे तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। आप इसे बिना काटे भी तो बगल से रास्ता बनवा सकते हैं। ये सब बकवास मुझे नहीं सुनना। चलो भाई, पेड़ काटो। गांव के लोग पेड़ के अगल बगल खड़े हो गए तो इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें तो मजा छकाना ही पड़ेगा। रुक जाओ। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये कुमार जी के वरिष्ठ अफसर थे। सर, आप ये सब क्या है कुमार? इनकी अर्जी देने के बाद प्रशासन ने इनकी अर्जी मान लिए, फिर भी तुम उनकी अर्जी को नकार रहे हो। तुम जानते हो ना ऐसा करना गलत है। जब पेड़ को काटे बिना रास्ता बन सकता है तो लोगों की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना? मैं तुम्हें यह ऑर्डर देता हूं कि इस पेड़ को नहीं काटना है और रास्ते को पेड़ को काटे बिना बनाओ। समझे तुम, इंस्पेक्टर साहब? जी सर। आप भी समझ लीजिए, गांव के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से हमारे लिए ईश्वर समान ये बरगद का पेड़ बच गया। शांति देवी, आप निश्चित रहिए, इस पेड़ को कुछ नहीं होगा। पेड़ काटने की बात खत्म हुई तो सब कुछ सामान्य हो गया। देवेंद्र, जैसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें एकता से रहना है और अपने गांव को सुरक्षित रखना है। आओ, सब लोग अपने बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं।